अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल अलॉन्ग विद माय कैमरामैन मिस्टर मुनीब। तो गाइस, वेलकम है आप लोगों को मेरे इस चैनल पे। और जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, लाजमी सब्सक्राइब करें। पहले सब्सक्राइब करें फिर आगे चलते हैं। हाँ, अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड गाइस, आपने सब्सक्राइब कर दिया। अब बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक भी कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है यूट्यूब ऑडियंस के नाम से, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप का पार्ट भी बन जाइएगा। और गाइस, इसके अलावा वो आपको एग्ज़ाम्स के दिनों में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा वो ग्रुप। इसके अलावा मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। हमने स्टार्ट किया हुआ है बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के अंदर अल्कीन्स की रिएक्टिविटी जो है उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो अल्कीन्स की जो रिएक्टिविटी है उसके अंदर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं उनमें हमने बेसिकली लास्ट टाइम पढ़ा था हाइड्रोक्सिलेशन। ये इनफैक्ट हमने पढ़ लिया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो पहले वो लेक्चर सुन ले, फिर इस पर आ जाए। बस इसके अंदर एक ना शॉर्ट क्वेश्चन रह गया था जो कि मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया था लास्ट टाइम। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया था जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा इसको छोड़ दिया था। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो बनती, ये पूछा भी जाता है बोर्ड में, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। हाउ विल यू distinguish between alkanes and alkenes। गाइस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब बाय, चलिए मैं कंप्लीट कर देता हूँ। बाय बेयर्स टेस्ट, गाइस दैट्स अ वे ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अब तो अगर तो उसने सिर्फ इतना पूछा है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन्स एंड अल्कीन्स, तो सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन है, तो फिर आप बेयर्स टेस्ट से भी कर सकते हैं, आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने मेंशन कर दिया है कि आपने बेयर्स रिएजेंट या बेयर्स टेस्ट से करना है, तो वो फिर आपको जस्ट यही लिखना पड़ेगा। मैंने बताना था इसका आंसर आपने कैसे लिखना है। तो इसके आंसर में पहले आप अल्कीन्स का रिएक्शन लिखें। ये टेस्ट जो होता है, अल्कीन्स जो टेस्ट देते हैं, अल्कीन्स की बात कर लें आप, अल्कीन्स। तो गाइस, अल्कीन्स जो हैं उसमें देखें, इथीन की एग्जांपल ले लें। सिंपलेस्ट अल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, प्लस KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन करवा दें। ये KMnO4 डाइल्यूट होता है, ऑलमोस्ट 1% सोल्यूशन होता है। वाटर भी साथ लिख दें, बिकॉज सोल्यूशन है तो वाटर भी लिख दें। इसको कोल्ड स्टेट में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो गाइस, ये मैंने बैलेंस नहीं किया, मैंने पहले भी बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग के नंबर नहीं डिडक्ट होते। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोल में, ये ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में MnO2 बन जाएगा, साथ में KOH बन जाता है। तो गाइस, आपने क्या करना है, आपने बताना है कि इसका कलर होता है पर्पल, इसका कलर होता है पर्पल या पिंक। लाइट डाइल्यूट हो तो पिंक होता है, 1% है तो पिंक होगा। और ये जो होता है ये ग्लाइकोल बनता है। आप लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे 1,2 इथेन डाइओल। इथेन ई रिमूव करें, डाइओल लिख दें। ये इसका यूपैक नेम है, कॉमन नेम हुआ इथाइलिन ग्लाइकोल। ये आपने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देनी है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर करना किस तरीके से आपने। अच्छा, तो गाइस, ये पिंक है तो डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन होकर जब ये प्रोडक्ट बनती है तो इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है। तो हम कहते हैं ये डीकलराइज्ड हो गया, मतलब हम कहते हैं ये कलरलेस हो गया। दिस इज़ कलरलेस, दैट्स कलरलेस। अच्छा, अब यहाँ पर हम इससे नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमने अल्केन्स और अल्कीन्स की डिस्टिंक्शन करनी है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि अल्केन्स कैसे ये रिएक्शन देते हैं। अल्केन्स, अब अल्केन्स जो होते हैं, अल्केन्स में जो सिंपलेस्ट मेंबर होता है
वो आप इथेन ले लें। 2 कार्बन वाले ही आपने अल्कीन लिया है, 2 कार्बन वाला ही अल्केन ले लें। इथेन की बात कर लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सेम रिएजेंट रखें, मतलब बेस रिएजेंट KMnO4 प्लस H2O, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगा जी रिएक्शन नहीं हुआ? हमें पता चलेगा कि इस KMnO4 का पिंक कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ। ये रिएक्शन के बाद भी वैसे का वैसे ही रहता है, तो हमें पता चल जाता है जी रिएक्शन नहीं हुआ। तो गाइस अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं आपको थोड़ा सा और इसके और अच्छे तरीके से बता देता हूँ। वो देखें कैसे कि यहाँ पर ये जो पिंक है केमिस्ट्री में इसको निक नेम देते हैं पिंकी। लें जी ये पिंकी है। अब मुनीब भाई ये कहानी सुन के तुम्हें भी हंसी आने वाली है, वो देखें ज़रा, इसको पिंकी बोलते हैं। अब गाइस आप ऐसे जहन में रख लें, ये पूरी कहानी है इसके पीछे। ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये होते हैं मल्ले के आवारा लड़के। तो जब इनके आगे से ये पिंकी गुजरती है तो इन आवारा लड़के जो होते हैं ये इस पिंकी को छेड़ते हैं, जिसकी वजह से पिंकी का रंग उड़ जाता है और पिंकी जो होती है वो इन लड़कों को जो है ना ये ग्लाइकोल में कन्वर्ट कर देती है और कलरलेस हो जाते हैं। तो जो डबल बॉन्ड होते हैं वो मोहल्ले के छठे हुए बदमाश हैं, उनको देखकर पिंकी का बेचारी का रंग हो जाता है फ़क, वो उड़ जाता है उसका रंग और एज ए रिज़ल्ट वो कलरलेस हो जाता है, पिंकी कलरलेस हो जाती है जी। अब उसके बाद अगर हम बात करें अल्केन्स की, तो ये बेसिकली मल्ले के शरीफ लड़के होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता। डबल बॉन्ड बदमाश होता है तो किसी के साथ भी भाग जाता है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये टूटता नहीं है जल्दी, जिसकी वजह से KMnO4 जो होता है ना ये शरीफ लड़के होते हैं, ये इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, तो ये पिंकी को कुछ नहीं कहते। एज ए रिजल्ट पिंकी का कलर जो होता है ना वो वैसे का वैसा रहता है, क्वाइट फेयर एंड ब्यूटीफुल। तो ये है जनाब पिंकी की साइंस। तो हम आपने इसकी पिंकी की कहानी को एंजॉय कर लिया होगा। अब हम इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। इससे नेक्स्ट जो रिएक्शन आता है ना, लेट मी व्यू फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, इससे आगे बेसिकली तो आता है कंबस्शन, लेकिन कंबस्शन मैंने बता दिया था लास्ट में, ओजोनोलाइसिस की तरफ आ जाते हैं। ओजोनोलाइसिस जो होता है ये ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है और अल्कीन्स के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्शन करती है। मोलोजोनाइड बनता है जो रीअरेंज हो जाता है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है ये भी मैं आपको भी बता दूंगा। अच्छा तो चलते हैं जी इसके रिएक्शन की तरफ। तो ओजोनोलाइसिस देखें। अब ओजोनोलाइसिस जो है, ओजोनोलाइसिस पहले मैं बता दूं इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। लो जी, द क्वेश्चन इज हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट alkenes to number 1 acetaldehyde, number 2 formaldehyde, and number 3 एसीटोन। ये 3 कन्वर्जन्स हैं। अब आपकी बुक में ये ऊपर वाले दोनों तो दिए हुए हैं, ये थर्ड वन जो है ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। तो चलें मैं आपको बता देता हूँ जी ये रिएक्शन किस तरह से होगा। अब देख लें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड। चलें फॉर्मेल्डिहाइड ही प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो जो बुक में रिएक्शन है वो देख लें। सबसे पहले इथीन के साथ रिएक्शन होता है जी। लुक एट दिस रिएक्शन। अच्छा जी देखें, यहाँ पर हम सबसे पहले रिएक्शन करते हैं इथीन के साथ, डबल बॉन्ड ये इथीन। गाइस इसका रिएक्शन जब O3 के साथ होता है तो ओजोन जो होता है वो एक दफ़ा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ऑक्सीजन के तीनों एटम्स इसके दरमियान में अटैच हो जाते हैं लाइक दिस। हेलो पाए ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ अटैच हो गए। हाँ चंगा लग दस बा। अच्छा खैर छोड़ें इस बात को। तो वैसे गाने भी मुझे बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन फिर किसी दिन आपको सुनाऊंगा मैं गाने। अच्छा गाइज यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये इस तरह से इसके अंदर अटैच हो जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फॉर्म होती है, इसको कहते हैं मोलोजोनाइड। लो जी ये बन गया मोलोजोनाइड, ये बन गया मोलोजोनाइड। ये मोलोजोनाइड होता है ना पाए ना, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल स्पीशी है।
अनस्टेबल, ये हो गया अनस्टेबल। अब क्वेश्चन इसके ये क्यों अनस्टेबल है? यू मस्ट नो दैट ऑक्सीजन जो होती है उसके पास दो लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर एक लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर। और ये सिर्फ लोन पेयर नहीं होते, ये मतलब ऐसे ऐसे ऑर्बिटल्स में अरेंज होते हैं ना, ऐसे ऐसे। तो जब ये ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन जब आपस में घूमते हैं तो इनके दरमियान में बंच ऑफ रिपल्शन होती है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होती है, 2-3 किलो रिपल्शन हो जाती है। अब ये 2-3 किलो रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि ये जो होते हैं ना ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे को तिक्के मारते हैं। जब ये एक दूसरे को तिक्के मारते हैं ना तो बिल्कुल जैसे आप एक क्राउडेड बस में घुस जाएं तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा रश होता है, तो हर बंदा दूसरे को धक्के मार होता है, ओ भाई अपने भारते खलो की हो गया तेनू। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स होते हैं उनके आपस में लड़ाई हो जाती है। एक ऑक्सीजन दूसरी को कहती है बाजी अपने बच्चे थे परे घर, मतलब अपने लोन पे थे परे घर। तो वो इस तरह से फिर लड़ाई होती है, तो जिसकी वजह से लड़ाई जहाँ हो जाए तो वो घर तो स्टेबल नहीं ना रहता। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर भी यही होता है। फिर क्या होता है, इनमें रिपल्शन होती है। जब रिपल्शन होती है तो इसमें फिर होता है ब्रेकअप। ब्रेकअप, दिल पे पत्थर रख के मुँह पे मेकअप कर लिया, इसके सैया जी ने आज इसके साथ ब्रेकअप कर लिया। चलें जी, ब्रेकअप कैसे होता है वो देखें। तो फिर हम इसको कुछ बेहतर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, तो इसमें हो जाती है रीअरेंजमेंट, अल्लाह बख्शे। लो जी, इसमें हो जाती है रीअरेंजमेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ रीअरेंजमेंट। लो जी, यहाँ पर इनकी हो जाती है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के लिए एक साइन भी यूज़ होता है, उर्दू में देखें तो इसको अलिफ मद्दा कहते हैं। तो ये रीअरेंजमेंट के लिए साइन यूज़ होता है। तो अब देखें, जब रीअरेंजमेंट होगी तो ऐसी फॉर्म में चले जाएंगे जो फॉर्म थोड़ी बहुत स्टेबल होगी। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये दो ऑक्सीजन ऊपर चली जाती हैं और ये कुछ स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक दिस। ये देखें, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्यों कहना, दिल रोया कि अकबर आए। अच्छा खैर, अच्छा यहाँ देखें, यहाँ क्या होता है जी, ये अब जो स्ट्रक्चर बन गया इसको बड़े प्यार से आपने बोलना है ओजोनाइड। दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। ये मोलोजोनाइड की निस्बत अब बिट स्टेबल स्ट्रक्चर है, दैट इज ओजोनाइड। अब ओजोनाइड के अंदर बेसिकली वाटर की प्रेजेंस में हो जाता है एक अदद ब्रेकअप। लो जी, H2O, इसकी वजह से इसमें हो जाता है ब्रेकअप। तो फिर ये गाना गाता है, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। अब देखते हैं जी ब्रेकअप होता कैसे है। यहाँ पर इधर से ये ऐसे ब्रेक हो जाता है बॉन्ड और ये ऐसे ब्रेकअप हो जाता है। अब ये CH2O अलहदा हो गया, ये CH2O अलहदा होकर ये ऑक्सीजन भाग जाती है इस वाटर के साथ। तो यहाँ पर देखें, इसके CH2O है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, H कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, साथ में H2O। अब गाइस दैट्स फॉर्मेल्डिहाइड जो कि हमारा प्रोडक्ट था, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये जो वाटर बना है दैट्स क्वाइट सिंपल। रिएक्शन मिक्सचर में जिंक भी होता है, तो ये जो वाटर आया है हमारे पास, ये क्या करता है कि ये जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। तो ये H2O नहीं, H2O2 होता है बेसिकली, इस ऑक्सीजन को भी साथ में मिला देता है ना। तो ये इसके साथ रिएक्शन करके दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में जिंक ऑक्साइड बन जाता है। तो फाइन, यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो हमारी प्रोडक्ट्स में से पहली प्रोडक्ट मिल जाती। ज़रा इधर जूम करना, थोड़ा रोटेट कर, ये देखें हमें यहाँ पर पहली प्रोडक्ट हमारी मिल जाती है। अब हम बनाना चाह रहे हैं एसिटाल्डिहाइड। अब अगर हम एसिटाल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो हमें रिएक्टेंट चेंज करना पड़ेगा। प्रोपीन से बना सकते हैं, प्रोपीन मैं नहीं करवा रहा। प्रोपीन जब बनाएंगे तो प्रोपीन से दो प्रोडक्ट्स बनेंगी, एक फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और एक एसिटाल्डिहाइड बनेगा। हम ऐसा करते हैं, हम सिर्फ एसिटाल्डिहाइड बनाना चाह रहे हैं तो जस्ट एसिटाल्डिहाइड बनाना है, तो फिर 2-ब्यूटीन लेना पड़ेगा। तो देखते हैं जी 2-ब्यूटीन, यहाँ पर हम 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मुनीब समझ आ रही है केमिस्ट्री? इसका मतलब फिर बाकी लोगों को भी समझ आएगी जब तुम्हें समझ आ रही। अच्छा जी, अब हम ओजोन के साथ O3 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जब जितनी भी मर्जी लंबी चेन हो, चाहे उसमें 100 कार्बन हों, हमने ऑक्सीजन वहाँ अटैच करनी होती है जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। मतलब यहाँ पर इन दो कार्बन के दरम्यान में ये ऑक्सीजन अटैच होगी और एक दफ़ा मोलोजोनाइड जैसे जिन बनेगा। देखें कैसे, ये कार्बन आ गई, ये कार्बन आ गई। अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है
और एक इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप अटैच है, हम यहाँ CH3 ग्रुप अटैच कर देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, इसके इधर CH3 ग्रुप अटैच कर देते हैं, इसके इधर हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, और यहाँ दरमियान में ऑक्सीजन जो है लटक जाती है दरमियान में आके, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसके दरमियान में जब अटक जाती है तो ये बन जाता है मोलोजोनाइड, मोलोजोनाइड। ये जो मोलोजोनाइड होता है बिल्कुल जी अनस्टेबल होता है। आप लोग बहुत समझदार हो गए, आपको पहले ही पता चल गया कि ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो क्यों अनस्टेबल होता है, जो मैंने ऊपर लॉजिक बताई है। तो बेसिकली ये फिर इसमें ब्रेकअप होगा, फिर ये भी ब्रेकअप के गाने गाएगा, लेकिन पहले रीअरेंजमेंट होती है, इसके अंदर भी रीअरेंजमेंट होगी जनाब। तो मैं लिख देता हूँ कि इसमें होती है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। तो इसी तरह से चाहे रीअरेंजमेंट लिख दें चाहे साइन बना दें, मुझे आते थे तो मैं शोहा बना, मैंने दोनों ही लिख दिए। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन ऊपर चली जाएंगी पहले की तरह, ये दो ऑक्सीजन्स ऊपर आ जाती हैं, इनके दरमियान में कार्बन्स और कार्बन्स का बॉन्ड टूट जाता है, इधर CH3 इधर हाइड्रोजन आ जाती है, इधर CH3 इधर हाइड्रोजन आ जाती है, और यहाँ पर आ जाती है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखें गाइस, अब इसमें होना है ब्रेकअप। लो जी, इधर से ऐसे इधर से ऐसे, और वाटर की प्रेजेंस में होता है ये। तो देखें वाटर की प्रेजेंस में ये ब्रेकअप होता है। अब ये CH3H एंड ऑक्सीजन है, तो लिखें इसको CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H। ये ब्रेकअप जब होता है एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, एक इधर आ जाता है, तो यहाँ भी डबल बन जाता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन जाता है। वैसे तो ज़रूरत नहीं, लेकिन समझना चाहते हैं तो देख लें, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, सॉरी, अच्छा जी। अब इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। तो ये जब टूटता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, और ये ऑक्सीजन अपनी दो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से दफान हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन इधर बेसिकली आ जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, लेकिन नहीं समझ आई तो दफ़ा करें, ये आपने मेंशन नहीं करना कहीं। तो ये दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, साथ में H2O2। तो H2O2 का फिर ये आगे ये रिएक्शन होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है दोबारा से वाटर में, एंड दैट इज़ द सेकेंड प्रोडक्ट, दैट इज़ एसिटाल्डिहाइड। लो जी, एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब ज़रा लाएं इधर, यहाँ पर देखें हमारा ये प्रोडक्ट भी बन गया। अब रह गया एसीटोन। अब एसीटोन का बिल्कुल आपने ऐसे करना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपने क्या करना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की बजाय CH3 लगा देना। लाइक आप ये कंपाउंड लेंगे ना, CH3 कार्बन, इसके साथ भी CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम होगा कंपाउंड का, इसका नाम होगा जनाब 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। लो जनाब, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। इसका आपने सेम स्टेप फॉलो करने हैं, मैंने वो नहीं करके देने, कोई काम आप भी कर लिया करो, हर काम मैनू करना पैंदा है। हाँ, काम चोर कहीं के, पता नहीं कैसे स्टूडेंट मिल गए मुझे। चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था यार, ये आप लोग एक दफ़ा खुद करेंगे, हम थोड़ा से इससे आगे चलते हैं क्योंकि फिर वो सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो लेक्चर लेंथी हो जाता है। आगे बात आती है पॉलीमराइजेशन की। तो पॉलीमराइजेशन में गाइस जो है, चले मैं इसका वर्ड्स का मतलब बता देता हूँ आपको। पॉलीमराइजेशन बेसिकली है क्या चीज़, लेट मी टेल यू। अब आप लोग इतनी ज़िद करते हैं तो मैंने बता ही देना है। पॉलीमराइजेशन गाइस, पॉलीमराइजेशन बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। वन ऑफ देम इज पॉली, दैट मीन्स मोर देन वन, मैनी, एंड मर्ज, पॉली एंड मर्ज। पॉली मीन्स मोर देन वन और मैनी, और मर्ज का मतलब यूनिट्स, ज़्यादा यूनिट्स, एक से ज़्यादा यूनिट्स। जब काफ़ी सारे किसी भी एक मॉलिक्यूल के काफ़ी सारे यूनिट्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक लंबी चेन बना देते हैं, उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इसके अंदर होता क्या, आप इथीन की बात कर लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर लिखा हुआ N, यहाँ पर N लिखा हुआ, इसका मतलब होता है ये सारे मॉलिक्यूल्स अलग-अलग, इनका बॉन्ड नहीं बना हुआ।
अच्छा, जब हम इनको कंडीशंस देते हैं, कंडीशंस क्या होती है मैं देख लूँ ज़रा। 400 डिग्रीज़, रट्टे नहीं मैं लगा के आया, बुक से देख के बता रहा हूँ। 400 डिग्रीज़ होती और इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो भी हाई होता है थोड़ा सा। प्रेशर इज़ ऑलमोस्ट 100 टॉर। 100 टॉर तो नहीं यार, ये तो कम होगा, एटमॉस्फेयर होना चाहिए। हाँ एटमॉस्फेयर ही है मैंने खुद ही गलत पढ़ा। एटमॉस्फेयर है और एक कंडीशन है बहुत लो ऑक्सीजन, मतलब 0.1% ऑक्सीजन, ये इसकी तीसरी कंडीशन है। तो ये कंडीशन जो है पॉलीमराइजेशन के लिए, ये कंडीशन एज अ मल्टीपल चॉइस पूछी जा सकती है, ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। और ये है इथीन या इथाइलिन। जब हो इसका रिएक्शन होता है तो बहुत सारी, ये थाउजेंड्स ऑफ मतलब मिलियंस ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बन जाता है ऐसे। अब यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर ये आपकी टेक्स्ट बुक में ब्रैकेट लगा के यहाँ N लिख दिया गया है। यहाँ पर जब N लिखा होता है बॉटम राइट पे, इसका मतलब होता है इनके दरमियान में बॉन्ड बन गया हुआ है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ चुके हुए हैं, इसको बोलेंगे पॉलीइथीन। दिस इज कॉल्ड पॉलीइथीन। मुनीब कभी पॉलीथीन शॉपर देखा है? पॉलीथीन शॉपर, ये जो शॉपर होते हैं ना, शॉपर बैग्स होते हैं, पॉलीथीन होते हैं। ये बेसिकली वर्ड पॉलीइथीन है, हमने जल्दी जल्दी में बोल के पॉलीथीन शॉपर बैग्स कह दिया हुआ है। शॉपर में जो चीज़ें लेने हैं, गडेरियाँ लेके आते हैं आप, केले ख़रीदते हैं आप, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भी आप ख़रीदते हैं शॉपर में उठा गए हैं, बड़े खुश खुश घर जा रहे होते हैं, पॉलीथीन शॉपर है, वो पॉलीइथीन होता है। बेसिक वर्ड पॉलीइथाइलिन भी कह सकते हैं। तो ये इसकी कंडीशन है। लेकिन गाइस इसके अलावा इसके अंदर एक और कैटलिस्ट यूज़ होता है जो ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट कहलाता है। मैं लिख देता हूँ, ये MCQ में बात पूछी जा सकती है। दैट इज़ ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट। ये बड़े लोगों को नहीं पता होता, बाज़ का हम टीचर्स भी भूल चुके होते हैं इसको। ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट। अच्छा, ये दो बेसिक कंपाउंड्स का जो होता है मिक्सचर होता है। बेसिक वो बेस वाले नहीं, मैं बेसिक बुनियादी तौर वाले कह रहा हूँ। तो ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट होता है, इसमें एक तो एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल होता है, एक तो इसमें एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल, एक कंपाउंड मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम ट्राईइथाइल इसका फॉर्मूला होगा AlC2H5 थ्राइस, एंड दूसरा जो है वो टाइटेनियम ट्राईक्लोराइड होता है, टाइटेनियम ट्राईक्लोराइड होता है। लेट मी कंफर्म गाइस, टेट्राक्लोराइड होता है, टेट्राक्लोराइड, नॉट द ट्राईक्लोराइड, दैट इज टेट्राक्लोराइड। ये इनका जो कॉम्बिनेशन होता है TiCl4, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट। इंटर में तो शायद कोई ना पूछे, लेकिन MD कैट E-कैट में इसके बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा गाइस, आगे USET वगैरह जो कल को आपने टेस्ट देने हैं उनके बारे में, उनमें भी ये इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आ जाते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, यूजेस ऑफ इथेन। गाइस एक तो यूजेस ऑफ इथेन ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, आप देख लें। और उसके अलावा ना इसके अंदर एक अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसके क्वेश्चंस मैं ज़रा यहाँ से रीड कर देता हूँ। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन अ प्लास्टिक मटेरियल यूज फॉर मेकिंग टॉयज़, केबल्स, बैग्स, बॉक्सेस एट्सेट्रा। तो ये पॉलीथीन की बात, और ये सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। नंबर 2, फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है। देखिए राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स और आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में फ़र्क है। अगर पेपर में जस्ट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स लिखा हो तो वो इथाइन होती है, जो कि नेचुरली पौधा जो है टहनी के साथ लगा होता है तो खुद ही पक जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल नज़र आती है मैंगोज़ के अंदर। आपने कभी देखा टहनी पे पका हुआ जो आम होता है उसको उतारे तो जहाँ उसकी टहनी लगी होती है उसके ऊपर लिक्विड सा जमा होता है, उसके निशान भी पड़े होते हैं। तो बेसिकली वो जो होता है ना, इथाइलिन की वजह से हुआ होता है। जब फल पकता है तो उसका लिक्विड वहीं पे जम जाता है।
अच्छा, तो उसके अलावा अगर आर्टिफिशियल राइपनिंग लिखा है तो आपने वो भी देखा है कि आप मतलब एक पेटी खरीदते हैं फ्रूट्स की, तो उसके अंदर छोटा सा मसाला पड़ा होता है, वो मसाला निकलता है तो वो इनफैक्ट वो उसमें से इथाइलिन गैस निकलती है, और वो जो जहाँ मसाला पड़ा होता है वहाँ करीब करीब के फ्रूट ज़्यादा गल जाते हैं, पीछे वाले जो होते हैं वो उस तरह से नहीं गले होते। तो उसकी एक लिमिट होती है कि इतने दिन आपने इसको बंद रखना है, फिर आपने खोलना है। इसके अलावा आपने कभी नोट किया जो बनानाज होते हैं, केलेस जो होते हैं, आई मीन टू से, तो जो केले होते हैं वो ऐसे पंजा सा बना होता है, उसको आप ला के रख दें अगर, तो वो तो 2-3 दिन पड़े रहें तो वो फिर वो ऊपर से काले होने, जिसको आप कहते हैं चित्री वाला केला तो वो जो चित्री वाला केला शरीफ होता है ना, वो इनके उसका बेसिकली ब्लैक कलर इस वजह से हो जाता है कि उसके अंदर से इथीन गैस निकल रही होती है। वो इथीन गैस के निकलने की वजह से जो होता है ना वो पक जाते हैं, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज़ होती है। इसके अलावा तजर्बा करें, अगर आप उसको उससे काट के अलग अलग करके रख देंगे ना तो वो जल्दी ख़राब नहीं होते केले, और अगर आप केले के पास कोई और फ्रूट रख दें तो वो जल्दी पक जाते हैं। लाइक आजकल अमरूद हैं, मैंने अभी कल तजर्बा किया, मैंने अमरूद उसके पास जो रखे तो वो पक गए, और जो दूर पड़े हुए थे वो जो थे वो मतलब कच्चे ही थे, उनका रंग जो था वो ग्रीनिश था। एनीवे, तो गाइज एक ये है कि आर्टिफिशियल राइपनिंग हो तो इथीन, अगर जस्ट राइपनिंग लिखा हो तो इथाइन। अच्छा, नंबर 3, एज जनरल एनेस्थेटिक, बेहोश करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो जी, अब उसके बाद नंबर 4 और इसका जो लास्ट वन है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, अ केमिकल यूज्ड इन World War I। मस्टर्ड गैस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दैट माइट ऑल्सो बी अनदर शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय मस्टर्ड गैस। अब मस्टर्ड गैस क्या भला होती है जी, ये बताना है। तो मस्टर्ड गैस है, फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस है केमिकल यूज्ड इन World War I, पहली जंग अज़ीम में इसको इस्तेमाल किया जाता रहा। फिर है द नेम कम्स फ्रॉम इट्स मस्टर्ड लाइक ऑर्डर, इसकी मस्टर्ड सरसों के जैसी इसकी स्मेल होती है। तो अब ये मतलब यूज़ किया जाता है, लिखा हुआ है जी World War I में केमिकल वॉरफेयर के तौर पे इसको यूज़ किया जाता रहा। मतलब जब इसको फायर किया जाता था तो ये बिल्कुल बादलों की तरह दुश्मन के पूरे फील्ड के ऊपर फैल जाती थी। जब इसके ऊपर फैल जाती थी तो फिर ये एकदम जैसे गिरती थी नीचे, जैसे बारिश गिरती है, और जब ये बारिश की तरह गिरती थी जिस चीज़ के ऊपर पड़ती थी उसके ऊपर छाले डाल देती थी। मतलब लोगों के ऊपर जब गिरती थी तो उनके जिस्म पे छाले पड़ जाते थे। बहुत पावरफुल वेजिकेंट है ये, मतलब वेजिकेंट का मतलब छाले बनाने वाली, तो ये बहुत पावरफुल वेजिकेंट है। तो इसको केमिकल वारफेयर के तौर पे World War I में पहली दफ़ा यूज़ किया गया था। तो बाय विच फोर्स यूज़ किया गया था मुझे नहीं पता, वो किसी हिस्ट्री वाले बंदे से पूछ लीजिएगा। द नेम कम्स फ्रॉम इट्स मस्टर्ड लाइक ऑर्डर, इट्स नॉट अ गैस बट हाई बॉइलिंग लिक्विड एज डिस्पर्ड एज अ मिस्ट ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। मिस्ट ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स का मतलब है जिस तरह हवा के अंदर धुंधनी इकट्ठी हो जाती, छोटे छोटे कतरे से होते हैं, गीली गीली सी हवा होती है, तो वो उसको मिस्ट बोलते हैं। इट इज़ पावरफुल वेजिकेंट एंड कॉजेज ब्लिस्टर्स, ये पावरफुल वेजिकेंट है और ये ब्लिस्टर्स काज करती है। बाकी इसका रिएक्शन बहुत सीधा सीधा है, सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है, और इसमें जो होता है हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है, ये हमारे पास मस्टर्ड गैस की प्रोडक्ट आ जाती है। इसका यूपैक नेम जो है 2,2-डाई इथाइल सल्फाइड होगा, और 2,2-डाई क्लोरोइथाइल सल्फाइड होगा, सॉरी, इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद 5वां पॉइंट पे क्वाइट सिंपल है कि एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स ऑफ इंडस्ट्री यूज सच एज ग्लिकोल्स, एंटीफ्रीज, इथाइलिन, इथाइल हैलाइड, इथाइल अल्कोहल, तो इनकी प्रिपरेशन के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। तो गाइज़ दैट्स इट, आज का लेक्चर हम यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया आई थिंक सो, लेकिन आपको मज़ा आया होगा। आज आपको मैंने बीच में गाने भी सुनाए छोटे छोटे। तो एनीवे हम यहाँ इसको क्लोज़ करते हैं। आप लोगों ने जो वेरी फर्स्ट टाइम देखने, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक ज़रूर कर देना है, और कंजूसी नहीं करनी, जहाँ जहाँ इसका लिंक शेयर कर सकते हैं करें। आपको भी मज़ा आएगा लेक्चर सुनने का और दूसरों को भी मज़ा आएगा, और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी मैंने एंड तक करवानी है। तो एनीवे गाइज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।